हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि लगातार साइंस की ये सीरीज चलती रहेगी और ये सीरीज खासकर डेडिकेटेड है यूपी पुलिस के बच्चों के लिए। यूपी पुलिस के बच्चे इस बार पूरी तरीके से अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस संदर्भ में ये साइंस की सीरीज आपके समक्ष लगातार पेश की जा रही है। चलिए हम लोग देर न करते हुए अब जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग भी अपने मानसिक स्तर पर इस प्रश्न के उत्तर को सोचने की कोशिश कीजिएगा और जब मैं उत्तर सही बताऊंगा तो आप अपने मन में सोचे हुए उत्तर से टैली करिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 50 या 51 क्वेश्चन में से कितने टोटल क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए आप सभी लोग। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके सामने है अरस्तु, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, डार्विन, लिनियस। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस इसका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा या फिर 5 होगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, जीव विज्ञान को 2 भागों में प्रमुखतया विभाजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिखाई पड़ता है वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? जल्दी से बताइए। वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान या वनस्पति या अनुवांशिकी? तो अरस्तु को आप सभी लोगों को पता है जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? जल्दी से अपने मानसिक स्तर पर सोचिए। डार्विन, लिनियस, हुक या विटेकर? आधुनिक वर्गीकरण जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो आपको जल्दी बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किसने प्रारंभ की? तो सही जवाब इसका ढूंढिए जल्दी से। पहला आपका विकल्प है रॉबर्ट हुक, अरस्तु, कैरोलस, लिनियस या डार्विन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विनाम पद्धति की बात करें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा कैरोलस लिनियस हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस हो जाएगा। रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? आपको बताना है। तो देखिए 5 किंगडम जिसको बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछे कोई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसमें बताएंगे एच विटेकर ने किया है, R H विटेकर ने किया है। लेकिन कब किया है ये क्वेश्चन आए तो आपको बताना है 1969 में किया है। 5 जगत वर्गीकरण में सबसे सरल जीव किस जगत में रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मोनेरा में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल हैं? प्रोकैरियोटिक जीव और एक होते हैं यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो इसको आपको बताना कि प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो किस में शामिल है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मोनेरा। आपने पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, इस तरीके से 5 किंगडम प्लान जो है 5 किंगडम आपका बंटवारा किया गया है। 5 जगत में बंटवारा किया गया है जीवों को। ठीक है, अभी हमने बता भी रखा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर साहब ने किया था। तो 5 जगत में इन जीवों का जो है वर्गीकरण किया जा चुका है। अगला देखिए आपका प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 8वां जो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आएंगे भाई? तो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा मोनेरा जगत में आएंगे। किस में आएंगे? मोनेरा जगत में आ जाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन है कि फंगी में पोषण किस प्रकार होता है? फंगी में पोषण किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परपोषी। परपोषी मतलब पैरासाइट की बात करें। फंगी क्या होता है? फंगी किसी भी स्थान पर लगने के बाद में वो अपना जो है परजीवी अलग हो गया, सॉरी पैरासाइट अलग हो गया। परपोषी मतलब ये हुआ ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। परजीवी का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो केवल एक तरफा फायदा लेते हैं, जैसे जोंक हो गया, वो अगर आपके शरीर में लगता है तो केवल जोंक को ही फायदा होता है, आपको फायदा नहीं होता। जोंक जो है
वो खून पीता रहता है। तो परपोषिक मतलब परपोषी यहाँ अलग होगा। परपोषिक मतलब ये है जैसे मानव जो है वो परपोषी है, मतलब मानव पौधों के ऊपर निर्भर है, लेकिन पौधे स्वपोषी हैं। पौधे अपना जीवन जो है वो स्वयं जो है जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके बाद में अपना भोजन वो खुद ही बनाते हैं। तो पौधे आपके स्वपोषी हो गए और मानव परपोषी हो गया। क्लोरोफाइसी किसे संबंधित है, तो भाई बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरे शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, तालाब में आपने देखा होगा कि हरे कलर के शैवाल होते हैं। वो एक प्रकार से समुद्री खाद्य श्रृंखला के एक प्रकार से प्राथमिक उत्पादक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोडोफाइसी किससे संबंधित है, 11 नंबर का, तो ये लाल शैवाल से संबंधित, किससे संबंधित है, लाल शैवाल से। फियोफाइसी किससे संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा भाई भूरे शैवाल से। शैवालों की भी कई प्रकार की कैटेगरी पाई जाती है। शैवाल खासकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, तालाब या समुद्र में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक उत्पादक के रूप में, पौधे के रूप में आप कह सकते हैं कि शैवाल दिखाई पड़ता है, हरे कलर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, जंतु जगत के जीव किस प्रकार के पोषण वाले होते हैं। यहाँ पर सही जवाब आप बताइए, जंतु जगत के जीव किस प्रकार के। जंतु जगत आपको पता है परपोषी होता है। पादप जगत आपके स्वपोषी में हो जाएंगे। पादप अपना पौधा जो है पोषण खुद ही करते हैं और अपना पोषण वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है ना, अपने लिए न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं। माइकोराइजा किसका उदाहरण है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, माइकोराइजा जो है वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। देखिए जीव जो है कई तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुछ जीव परजीवी संबंध स्थापित करते हैं, यानी उसमें केवल एक ही जीव को फायदा होता है। और मृत जीवी का मतलब जो ऐसे जीव होते हैं जो मृतक किसी भी बॉडी को खाने का काम करते हैं, जिनको डीकम्पोजर कहा जाता है। जैसे आपके छोटे छोटे कीड़े हो गए, ये सब मृत जीवी होते हैं, ये मृत शरीर को खाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, यानी उसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किस जगत में रखे जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, क्या होगा जल्दी से बताइए। 16 नंबर का क्वेश्चन का है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, कुल हो जाएगी। ठीक है ना, तो वर्गीकरण आपने देखा होगा, जब वर्गीकरण किसी चीज का किया जाता है तो कुल और उसके बाद में ही चीजें आती हैं, कुल के बाद में ही सारी चीजें हमें आगे दिखाई पड़ती है। तो वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई आपकी कुल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। आपको पता है कि मानव शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इन कोशिकाओं से ही हमारे पूरे शरीर का या हमारे पूरे ऊतक का निर्माण हुआ है। तो कोशिका की खोज किसने की है, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की है, किस वर्ष में की है, तो आप सही जवाब बताएंगे 1665 में की है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया। कोशिका का जीव द्रव्य किसे कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जीवित पदार्थ को ही कोशिका का जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीव द्रव्य द्वारा कोशिका में सभी क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस आपको पता है कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे अगर पूछेगा तो कोशिका विज्ञान नहीं देगा, आपसे पूछ लेगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो आपका हो जाएगा कोशिकाओं का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थिति में किसका अध्ययन किया जाता है, या यहाँ पर ऐसे पूछेगा कि इकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, तो इकोलॉजी में क्या हो जाएगा भाई, इकोलॉजी में आपको पता है कि जीवों और पर्यावरण के मध्य में संबंध का। जैसे जीव अभी वर्तमान में आप जिस जगह पर होंगे वहाँ पर जो आप जैसे सजीव प्राणी जितने भी हैं वो, और इसके साथ साथ में जो निर्जीव प्राणी हैं उनको मिला करके जो पर्यावरण बनता है, उनके मध्य का जो तंत्र है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जीवों और पर्यावरण का जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी के ही अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो सही जवाब इसका बताना है कि वंशानुक्रम एवं विविधता से संबंधित है, जेनेटिक्स।
से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भाई 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर है कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किससे किया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों का कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी से किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? फिजियोलॉजी से। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? 27 नंबर का प्रश्न। एंथोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन है। ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन है, अभी हमने बता रखा है। बायोमेट्री में किसका उपयोग किया जाता है? बायोमेट्री में गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जूलॉजी किसका अध्ययन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जंतु का अध्ययन करने के लिए जूलॉजी, वनस्पति का अध्ययन करने के लिए बॉटनी। देखिए अगला क्वेश्चन है ही है भाई वनस्पति, बॉटनी किससे संबंधित है? तो वनस्पति से संबंधित यानी पेड़ पौधों से संबंधित बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पर है 31st क्वेश्चन या 31 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से बताइए। यहाँ पर है टेराटोलॉजी किसका अध्ययन है? टेराटोलॉजी में तो शारीरिक विकास की असामान्यताओं का अध्ययन है। ठीक है। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति का कारण, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जब जाते हैं आप तो वहाँ पर हॉस्पिटल के किसी भी एक कमरे के ऊपर वाले बोर्ड पे आपने देखा होगा पैथोलॉजी लिखा रहता है। तो वहाँ उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई विकार है या कोई रोग है तो उससे संबंधित जो टेस्टिंग होगी वो पैथोलॉजी में जाएगी और पैथोलॉजी में उसका विश्लेषण किया जाएगा कि आखिरकार ये रोग किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 33 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 33 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परजीवी जीवों का अध्ययन किस कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वायरस का अध्ययन किसके अंतर्गत या किसमें किया जाता है? तो सही जवाब इसका होगा वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कीटों का अध्ययन। इस तरह के क्वेश्चन देखिए 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं और 100% आप देखेंगे एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे जाने की संभावना भर भर के है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है, इस बात को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने मेहनत करके एक एक शब्द आपके लिए ही लिखे हैं और इन शब्दों को, इन क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार करना है और सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। इसमें कहीं कोई गारंटी वाली स्थिति नहीं है, 100% गारंटी ना लेने वाली स्थिति नहीं है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए एंटोमोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। 36 नंबर देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन आपका सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। मछलियों की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? यहाँ पर इक्चियोलॉजी या कभी कभी इक्थियोलॉजी भी लिखा रहता है, तो मछलियों की संरचना का या मत्स्य संरचना का अध्ययन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 100% आपसे पूछे जाएंगे। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीड़ों का पालन। मधुमक्खी पालन आपका क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन। मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन आपका पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुष्पों की खेती। देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए। पुष्पों की खेती की बात करें तो पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आएगा। पुष्पों की खेती की बात करें तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। फलों की खेती का अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केचुआ पालन। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके के है जिटिश क्वेश्चन आपसे यूपीपी में पूछे जाएंगे। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर केचुए पालन को कहते हैं। ठीक है ना, वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी जो जेनेटिक्स होता है, आपके मम्मी पापा के गुण आपके अंदर कुछ आए होंगे, आपका शकल मिल रहा होगा, आपकी आंखें, नाक हो गया, आपकी बोली भाषा या आपके व्यवहार में जो समानता दिखाई पड़ती है वो अनुवांशिकी के सिद्धांत के ही अंतर्गत दिखाई पड़ती है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल भाई साहब को मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया था, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो है डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स। आपने डीएनए देखा होगा ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, ठीक है ना। डीएनए की डबल हेलिक्स जो संरचना है वो का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रस्तुत किया? प्रतिरूप की बात चल रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं
क्रिक हो गए, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की कुंडलियों की स्थिरता मुख्यतः किसके कारण होती है? तो सही जवाब इसका दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होती है? डीएनए की कुंडलियों की स्थिरता होती है। और आपको बताया होगा हमने कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है, वो वाटसन एवं क्रिक ने उसको प्रतिपादित किया। डीएनए की खोज किसने की है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। डीएनए की खोज आप देखेंगे फ्रेडरिक मिशर ने की है। किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। अब डीएनए अणु में पंच कार्बनीय शर्करा कौन सी है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए डीऑक्सीराइबोज है। क्या है? जैसे आरएनए होता है वैसे राइबो न्यूक्लिक वहां पर होता है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है? तो आपको बताना है कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है, जल्दी से बताइए भाई कौन सी पाई जाती है। तो डीएनए में आपको पता है एडेनिन पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? आप यहाँ पर देखेंगे रेप्लिकेशन कहलाता है या फिर प्रतिकृति कहलाता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन की जगह यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, रेप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों आपको बताया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेशन से ही पूछे जाएंगे। लगातार इस वीडियो को आप देखते रहे और अंत तक बने रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।